ओके, ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के विषय में। पिछला वाला वीडियो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय, इंटायर इंफॉर्मेशन था कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और इसमें इंफॉर्मेशन होगा रेजिस्टेंस के विषय। ध्यान देना है इसमें क्या, इसमें कहता है क्या कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है तो आप प्राइमरी क्लास में देखे होंगे, यानी 10th में देखे होंगे, 9th में। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हिंदी में कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस का ऑब्स्ट्रक्शन है किसमें? करंट। ये मैक्रो लेवल का ये एक साधारण डेफिनेशन है। ठीक, तो पहले इसको हम मेंशन कर देते हैं कि भाई है क्या, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट called resistance। ठीक, तो यहां ध्यान देना है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है कि भाई करंट के पैसेज में, रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई पूछेगा why such kinds of obstruction are produced in the passage of current। आखिर इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न ही क्यों होते हैं करंट के प्रवाह में? तो यहां देखना है माइक्रो लेवल पर व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का बेसिक कॉज क्या है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो भी लेना है। हम तो भाई सस्ता वाला लेंगे, कॉपर ले लेंगे। हमने क्या किया, बताया था बाबू को, ये जो बड़ा वाला सर्किल लिया था, ये किसके लिए लिया था? एटम्स के लिए। और ये डॉट जो लिया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर कॉपर का कंडक्टर है तो आप जानते हो कि कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से बहते हैं? एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंटायर लैटिस में रैंडम मोशन में मूव करता है। बावजूद इस हाई रैंडम वेलोसिटी के, आरएमएस वेलोसिटी के, कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता है, क्योंकि नेट फ्लो क्या होता है? जीरो होता है। नेट फ्लो जीरो होगा। बता दिया था सब इसके विषय में पूरा डिटेल्स में। मैं यहां क्या कहने जा रहा हूं कि भाई करंट, तो आइसोनेस पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सेलरेटेड। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस a force. As a result, they gets accelerated in a direction opposite to the electric field। मैं क्या बोला कि जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से लगाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ध्यान देना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक्सेलरेट होंगे किधर की ओर? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यानी ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ध्यान देना है। यहां हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताए थे
आइए अब हम इसमें से दो एटम को निकाल लेते हैं, एक एटम यहां है और दूसरा एटम यहां है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, आएगा और इस एटम से क्या होगा, टकराएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत लोग एक दिमाग में मिसकंसेप्शन पाले हुए रहता है कि भाई जैसा कि हमने बताया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, 10 to the power 8 मीटर पर 10 to the power 28 मीटर पर क्यूब होता है, 10 पावर 28 प्रति मीटर क्यूब में। बहुत हाई, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे किधर की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो लोग क्या सोचता है कि जिससे बहुत सारा आदमी भीड़ में इकट्ठे एक दिशा में दौड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा रैंडम ओरिएंटेशन के चलते, थोड़ा सा रैंडम जिगजैग दौड़ के चलते बहुत सारे लोग क्या करेंगे सर, आपस में कचरा जाएंगे, आपस में टकरा के गिरेंगे। तो लोग क्या समझता है जनरली सामान्य तौर पर कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये आपस में कोलाइड करते हुए जा रहा है। ध्यान देना है, जीवन भर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन नेवर कोलाइड्स विथ इलेक्ट्रॉन बिकॉज टू सिमिलर चार्जेस नेवर टचेज ईच अदर। व्हाई दे नेवर टचेज ईच अदर? बिकॉज when they touches each other it means the distance between them is zero. If distance between two charges is zero, it means a tremendous force of repulsion is acting between them. This is why no two electrons touches each other, collides with each other. आपको मैं क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है सब सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज कभी छू नहीं सकता, क्यों टच नहीं कर सकता है दूसरे को? इसलिए कि जब टच करेगा उस समय डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेवर कोलाइड्स विथ इलेक्ट्रॉन, यानी रेजिस्टेंस का कारण इलेक्ट्रॉन के आपस में कोलिजन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि तो कभी टकराते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब जैसे ध्यान देगा बाबू, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां चट्टान की भांति एटम उसके रास्ते में मिलेगा, चट्टान की भांति एटम। एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए चट्टान है। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के कोलाइड करता है और कोलाइड करेगा तो ड्यूरिंग कोलिजन द लूजेस ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन के दौरान क्या करेगा, कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। हम बताएं आपको या सब आप जानते हैं? तो ये काइनेटिक एनर्जी जो लूज किया वो कहां गया, वेस्ट चला गया, किसमें, हीट करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर गर्म होता है। उसका गर्म होने का कारण यही है कि उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एटम से कोलाइड करता है और उस कोलिजन के चलते क्या होता है, हीट पैदा होता है, वही हीट वेस्ट के रूप में चलाता है। इसी से रेजिस्टेंस हमेशा वेस्टेज ऑफ एनर्जी के सेंस में देखा जाता है। कब? अगर हमको हीटर नहीं बनाना है, यानी हीटिंग एप्लायंसेस के रूप में यूज नहीं करना है, तो रेजिस्टेंस हमेशा वेस्टेज ऑफ एनर्जी के रूप में यूज होता है। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां क्या कह रहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ये एटम के साथ क्या होगा, टकराएगा। और टकरा के फिर चूंकि यहां रुकेगा नहीं, इसके साथ सटेगा नहीं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, फिर यहां से आगे बढ़ेगा, फिर एक्सेलरेट हो गया, फिर इस एटम में टकराएगा। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक छोर से दूसरे जगह छोर जाने में असंख्य एटम से कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन और हर कोलिजन में कुछ एनर्जी लूज करता है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर क्या करता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, ये हीट के रूप में वेस्ट चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर स्मूथली चला जाए तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगा और करंट हाई होगा। बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठोकर लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मोशन क्या हैम्पर कर रहा है, इसका एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। एनर्जी क्या होगा, वेस्ट चला जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस का कारण, बेसिक कारण क्या है, तो द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
एंड डिग्री ऑफ कोलिजन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। जितना अधिक क्या होगा, एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होगा, उतना अधिक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको थोड़ा बेहतर तरीका से अगर समझ सुन सकते हैं, तो मैं क्या बोला अभी तक उसको इकट्ठे बोल रहा हूं कि कहते इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड all free electrons of a conductor are moving randomly, chaotically, irregularly in the entire volume of the conductor with very high velocity. The RMS velocity of the electron is nearly equal to 10 to the power 5 meter per second. But this velocity is not responsible for conduction of current, because if we consider a cross section of conductor, then net flow through that cross section due to this velocity is always zero. यानी मैं कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं इसके इंड के अबाउट, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी काफी अधिक है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। बावजूद इसके इसमें कोई करंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यही देखते हैं उस क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड गया है उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड, और नेट फ्लो क्या हो गया, जीरो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, as soon as potential difference is applied across the ends of the conductor, electron gets accelerated in a direction opposite to the electric field. During the course of motion, they collides with the atoms of the conductor. During each collision, they lose some of their kinetic energy, and that loss of kinetic energy is wasted in the form of heat. So the basic cause of resistance is nothing but collision between atoms and electrons. Electron never collides with electron because they are similar in charge. No two similar charges touches each other. So the basic cause of resistance is nothing but what? Collision between atoms and electrons. And the degree of collision between atoms and electrons determines the magnitude of amount of resistance. Higher is the degree of collision between atoms and electrons, higher will be the resistance, and vice versa. बस समझ में आ गया बाबू को? यानी क्या समझा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम इस चीज को पहले नोट कर लेते हैं, इतनी बात को, ये माइक्रो लेवल के बात को। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ रेसिस्टेंस। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बाबू को बोल बताया क्या हम, ठीक है। तो कह रहा है सर यह है विद द एप्लीकेशन ऑफ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एंड in absence of any external electric field, all these electrons are moving randomly. If E equal to 0, वही चीज मैं दिखने जा रहा हूं। In absence of any external electric field, all the free electrons are moving randomly, इसी को chaotically, irregularly कर सकते हैं, randomly in the
entire volume of the conductor with very high velocity. Vrms root over 3 kt by m is nearly equal to, but this velocity is not responsible for not responsible for conduction of current. Conduction of current. As soon as potential difference is applied across the ends of the conductor across the ends of the conductor, electrons get accelerated in a direction opposite to the electric field. Opposite to the electric field. During the course of motion, they collide with the atoms of the conductor. During each collision, they loses some of their kinetic energy. Some of their kinetic energy. This loss of kinetic energy आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा. This loss of kinetic energy is wasted in the form of heat. ये वेस्ट चला गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन स्लो डाउन हो गया. तो अब हम लोग क्या देखें, दैट इज द बेसिक कॉज of resistance is nothing but collision of electrons with the atoms. The degree of collision between atoms and electrons determines the resistance of the conductor.
resistance of the conductor, that is, higher is the degree of collision, higher is the degree of collision, higher will be the resistance, and वाइस वर्सा। मतलब अगर हमारा क्या होगा, कोलिजन कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक चीज और मिसकंसेप्शन हम बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेवर कोलाइड्स विथ इलेक्ट्रॉन, ये भी लेख मेंशन कर देते हैं। एक नोट है आपका, इलेक्ट्रॉन्स नेवर कोलाइड्स विथ ईच अदर। each other because of their similar charges. Similar charges. ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो हमने बता दिया कि कोलिजन का मात्रा जो है डिटरमाइन करता है रेजिस्टेंस को। अब आते हैं कि फैक्टर्स, यानी ये कोलिजन जो है वो कांस्टेंट थोड़े रहेगा किसी कंडक्टर में। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये हमारा आर्टिकल है, इसी में छोटा सा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किस प्रकार से रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और लीनियर फंक्शन है, ऐसे कहें। आते समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब आता है एक्सेलरेट करता है तो कोलाइड किससे करता है, एटम से। आपको मालूम है वट एवर बी द स्टेट ऑफ मैटर, एटम्स आर ऑलवेज इन रेगुलर वाइब्रेशन। द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन सॉलिड इज स्लाइटली लेस देन दैट इन लिक्विड एंड मच मच लेस देन दैट इन गैसियस मीडियम। सॉलिड के केस में एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन का कम होता है। लिक्विड में लूजली बॉन्डेड होते हैं, थोड़ा ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा गैसियस में होता है। आते फिर मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि वट एवर बी देयर स्टेट्स, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स का डिग्री ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही एटम का डिग्री ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, ध्यान दो बाबू, ये एटम वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एक है कि कम वाइब्रेशन वाला इलेक्ट्रॉन, कम वाइब्रेशन वाला एटम से इलेक्ट्रॉन टकराया, जैसे 5 बार वाइब्रेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आया, 3 बार टकराया, निकल गया। ये 50 बार वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आया, तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, इस बार बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या देखा बाबू, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। As the degree of vibration of atoms increases, the collision with the electrons also increases. Increase in collision with the atoms, increase in collision with the atoms, the resistance of the conductor also increases. That is, on increasing temperature, the degree of vibration of atoms increases, which increases the collision, which increases the degree of collision between atoms and electron. As a result, resistance of the conductor increases. That is, on the whole, resistance increases with increasing
temperature. Resistance increases with increasing and vice versa decreases with decreasing temperature. On decreasing temperature, the degree of vibration of atom decreases, which decreases the number of collision between atoms and electron. As a result, resistance decreases. That is, on decreasing temperature, resistance of conductor decreases. तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. Effect of temperature on the resistance of the conductor. ठीक, तो कह रहा है सर, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं. ऑन increasing temperature, the degree of vibration of atoms increases. The degree of vibrations, the degree of vibration of atoms increases, which increases the collisions, which increases the degree of collisions between atoms and electrons. As a result, resistance of conductor is increases. Of conductor increases, and vice versa. That is, on decreasing temperature, atomic vibration decreases. Decreasing atomic vibration decreases the collision between atoms and electron. As a result, resistance decreases. अब हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होना चाहिए. तो हम लोग देखें, कह रहा सर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस is given by RT equal to R naught 1 plus alpha t, where all the symbols have their usual meanings. RT equal to R naught 1 plus alpha t. अब आपको हम बता देते हैं RT क्या है, R naught क्या है, अल्फा क्या है. ठीक, अब वीडियो रोक करके क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा. देखिए ध्यान से, वेयर, अब मैं बताने जा रहा हूं RT इक्वल टू रेसिस्टेंस एट T degree Celsius, R naught equal to resistance at 0 degree Celsius. अल्फा क्या है,
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए ये अल्फा क्या है। जैसे आप डायमेंशन वाइज सोचिए, 1 मीटर और मान लीजिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, 1 मीटर का 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एक कॉपर का वायर लिए, एक सिल्वर का वायर लिए, एक एल्युमिनियम का वायर लिए, तीनों को सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर से गुजारे। यानी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर था, उसको 40 डिग्री ले गए। क्या सुना? 25 डिग्री सेल्सियस पर था, 40 डिग्री ले गए। तो तीनों मटेरियल में बराबर मात्रा में चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा? नेवर। तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कितना मात्रा में किसमें चेंज होगा। वही मटेरियल के नेचर को कौन डिफाइन कर रहा है? अल्फा। तो अल्फा क्या? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन the nature of material of the conductor. Nature of material of the conductor. Its value depends upon the nature of material of the conductor. ठीक, यानी हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। यहां टी के विषय में सोचिए, ये टी क्या है? ये टी जो है वो टेम्परेचर नहीं है, बल्कि चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर नहीं बल्कि क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। ध्यान दिया जाए, यानी चेंज इन क्या है? टेम्परेचर है। इसका यूनिट क्या होता है जानते हैं ना? सेल्सियस डिग्री होता है। इसका सेल्सियस डिग्री होता है। तो टी क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर है। बात समझ में आ गया? बाबू देखेगा ध्यान से, तो ऑल सिंबल्स जो है अपने सामान्य अर्थ में है, और सभी का अर्थ क्या है? ये यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लीनियरली, ये लीनियर फंक्शन हो गया। क्या बोला? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय RT इक्वल टू R0। यहां तक समझ में आ गया आपको? यार टेम्परेचर का देखिए। अब है हम लोग रेजिस्टेंस को डायमेंशन वाइज समझने का कोशिश करें, आकार पर, बनावट पर। हम बताएंगे बाबू को कि रेजिस्टेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक ही कंडक्टर के आकार को अगर बदल दें, एक ही कंडक्टर के अगर अलग अलग व्यू से, अलग अलग साइड से अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑन रेजिस्टेंस डायमेंशन वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज, यानी रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये सब आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। अगला चीज हम लोगों का है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस according to configuration, that is shape of the conductor। कंडक्टर के शेप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक, आते हम लोग लेते हैं एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक, इसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब इसका अगर मान लीजिए जानते सर्कुलर रेडियस R है, अब इसके बीच आपने क्या किया? PD लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस के विषय में बाबू जानता है कि फर्स्ट करा इसमें एनालिसिस। पहला करा सर रेजिस्टेंस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of the conductor. That is R proportional to L. यानी इसको समझना है बाबू। अभी तक तो करते आगे देखा है कि भाई रट लिया है कि R proportional to L होता है। थोड़ा सा इसको तोड़ेगा। हमको बार बार माइक्रो लेवल पर जाना है, हमको बार बार इस बात को देखना है, बार बार इस बात को देखना है हमको कि डिग्री ऑफ कोलिजन जो है ना, डिग्री ऑफ कोलिजन जो है वही डिटरमाइन करता है रेजिस्टेंस को। तो जिस प्रक्रिया से डिग्री ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा कि डिग्री ऑफ कोलिजन जो है जिस प्रक्रिया में बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन का डिग्री ऑफ कोलिजन एटम के साथ जिस प्रक्रिया में बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अब तक समझिएगा बाबू इसको मैकेनिज्म के हिसाब से। हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक। अब समझिए कि ये इतना मोटा रस्सी है और ये 10 गो धागा से, 5 गो धागा से ही बना है। 5 धागा है और इस 5 गो धागा का बंडल बनाए तो रस्सी बना। धागा क्यों कह रहा हूं मैं, समझा गया। मान लीजिए कि ये 5 लाइन है जिस पर एटम्स आपस में क्या है, ध्यान दिया जाए, ये एटम्स हैं सर। बाबू देखिएगा ध्यान से, ठीक। अब यहां क्या देखेगा, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस ही माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब यहां, तो 8 एटम से इसको कोलाइड होना पड़ता है। लेंथ है ले बाबू का, ध्यान देना है। यह लेंथ क्या है बाबू का, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है यही कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इस पर कितने हैं, 8 लाइन है जिस पर एटम्स अरेंज है। मैं बोल रहा हूं कि लेंथ बढ़ा दें, तो लेंथ बढ़ाने का मतलब दूसरा कंडक्टर लेके जोड़ देना ही। लेंथ बढ़ाने का मतलब है उसी कंडक्टर को खींच दें। तो जब इसको खींचेंगे स्वाभाविक है पतला होगा, तो पतला होगा तो क्या होगा भाई, यही जो मोटाई इसका है एडजस्ट होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसके रास्ते में, अब ध्यान दीजिए, यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा था 8, यहां से चल रहा था 8 बार इसको एटम रास्ते में मिलता था। अब अगर मान लीजिए इसको ये 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 गए, तो ये 25 सेंटीमीटर खींच दिए, इसको खींच कर 25 सेंटीमीटर। अब इस रास्ते में कितने आएंगे, अगर 8 गो है, अगर 25 सेंटीमीटर खींच दिया तो 40 एटम रास्ते में आ गए। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो 40 एटम से टकराएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे लेंथ इंक्रीज करते हैं तो पाथ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, और पाथ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, इसका मतलब कोलिजन जो एटम के साथ है वो इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यही कारण है रेजिस्टेंस बढ़ाने का, लेंथ बढ़ाने से। लेंथ बढ़ाने का अभिप्राय कभी ना सोचा जाए कि वो और तार दूसरा जोड़ दिया जाए, बल्कि उसी में चेंज करके देखा जाए। जो एक्सपेरिमेंट ले लिए, एक्सपेरिमेंटल वायर, उसी को खींच करके देखा जाए, लेंथ बढ़ा के देखा जाए। तो उस स्थिति में क्या है, उसके लेंथ को बढ़ा के देखेंगे तो देखते हैं कि भाई
पाथ लेंथ इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है, रास्ते में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर तो क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक फैक्टर आपके पास आ गया, दूसरा हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दिया जाए किस प्रकार से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रभावित करता है। अब हमने देखा यहां ये कंडक्टर ले लिया, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब कह रहे हैं इसको फोल्ड कर देते हैं, यानी एरिया दुगुना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एगो दुगुना एरिया वाला दूसरा कंडक्टर ले लेंगे, इसी में परिवर्तन कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको फोल्ड कर देते हैं, इस कंडक्टर को फोल्ड कर देते हैं, तो अब इसका लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। ऐसे समझे बाबू, इसका लेंथ हाफ हो गया, मतलब क्या हुआ, एरिया तो दुगना हो गया और लेंथ हाफ हो गया। अब देखिए तो अब यहां पर क्या होगा, कितने एटम्स मिलेंगे, रास्ते में 4 ही एटम मिलेंगे ना, अरे जो भी है 5-5 को रहेगा सब, लेकिन यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन को 4 ही एटम मिलेंगे। तो क्या हुआ कि व्हेन एरिया गेट्स डबल्ड, द पाथ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाफ, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गया, आधा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। दैट इज दूसरा में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor, that is R proportional to 1 by A. R proportional to inversely proportional to A या 1 by A, प्रोपोर्शनल टू 1 by A या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब आइए दोनों को कंबाइन कीजिए, on combining the above two, we get what we get, R proportional to L by, or R equal to rho times L by A, R equal to rho times L by A। यहां रो क्या है सर, आ गया, रो तो बताया गया ना, इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब एक ही डायमेंशन का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, अगर आप वायर लेते हैं एक ही डायमेंशन का, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही डायमेंशन का ले रहे हैं, अलग अलग मटेरियल का ले रहे हैं, सबका डायमेंशन क्या होगा, सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। ये कौन बताएगा, ये रो बताएगा, ये रो बताएगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन
the nature of material of the conductor. Material of the nature of material of the conductor. A specific resistance, its value depends upon the nature of material of the conductor. Its value depends on nature of material of the conductor. For different material, its value will be different. अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, ये गिवन रहता है। हाँ, इसके विषय में भी डिटेल्स बताएंगे। अभी तक तो बताया गया कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट इसका ये डिपेंड करता है इंटरनल प्रॉपर्टी। अब ये कौन कौन से इंटरनल प्रॉपर्टी आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। आते हैं अब इसकी थोड़ा सर्जरी किया जाए, यानी आप जान रहे हो भाई ए क्या होता है, एरिया इसका है, तो रेडियस मान लीजिए आर है, ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई, बाबू आ जाएगा सब कुछ अगर कांस्टेंट है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को डबल करते हैं मतलब चौगुना हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा 1/4 हो जाएगा। रेडियस डबल कर रहे हैं मतलब एरिया का चौगुना होना, एरिया का चौगुना होने का मतलब रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग देखें इस पर एक पॉपुलर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पॉपुलर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं, बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक, इसी चीज पर सिंपल सा चीज है, इस पर हम लोग देखें। तो क्वेश्चन लिख लिया जाए कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए वायर ऑफ लेंथ L area and area of cross section A cross section A has a resistance has a resistance R। ठीक, अब देखिए चेंज करें, नाउ या R हो गया, फाइंड द resistance of the conductor in the following situation। following situations, पहला it is stretched to double its length, to double its। दूसरा it is folded to double its area, और तीसरा it is stretched, it is stretched so that it is stretched so that its radius becomes half of the initial value। half of the initial value,
क्या कह रहा सर? ए वायर ऑफ लेंथ L length L and area of cross section A has resistance R. Find the resistance of the conductor in the following situation. In the following situation, पहला, it is stretched to double its length. It is folded to double its area. It is stretched so that its radius becomes half of the previous initial value. आप क्या कीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा और वीडियो रोक करके क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम बनाइएगा, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। जब बना लीजिएगा तो फिर इसको क्या कीजिएगा, बनाने के बाद क्या कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक, तो आते हैं तो पहला का जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, नेवर, ऐसा नहीं सोचना। आइए ध्यान दिया जाए, आपका स्टैंडर्ड वायर यही है, लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R दिया। आप जब खींचिएगा डबल कीजिएगा इस लेंथ को, व्हेन यू चेंजेज इट्स लेंथ, व्हेन यू स्ट्रेच द वायर सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल, अब लेंथ क्या हो गया, दुगना, तो तार पतला नहीं हो जाएगा, एरिया वही थोड़े रह जाएगा, एरिया चेंज कर जाएगा। तो अब एरिया आपका चेंज माने बदल गया, मान लीजिए A डैश ले लीजिए, इस केस में चेंज एरिया, हालांकि पहले से पता है आपको कि एरिया आधा हो जाएगा, लेकिन तनी आते हैं, एक चीज तो होगा ना, आपके खींचने से, कंप्रेस करने से वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंसेप्ट यही है, बेसिक कंसेप्ट इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, AL, एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बाबू के लिए, 2L हो गया लेंथ, एरिया A डैश, A डैश बराबर क्या हो गया, L से L काट दीजिए, A/2, A डैश बराबर A/2। नाउ पहला क्वेश्चन का जवाब R इक्वल टू रो, तो मटेरियल का नेचर तो नहीं बदलेगा काटने से, रो वही रह जाएगा, तो आपका ये 2L हो जाएगा और ये A/2। तो पहला केस का आंसर क्या हो जाएगा, रो इंटू 2 ऊपर जाएगा, L/A इंटू 4, दैट इज R1 becomes 4 times, that is resistance increases to 4 times of the previous value, यानी पहले का 4 गुना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पहले का 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गया बाबू को, ये पहले का रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। आते हैं फिर हम लोग दूसरा चीज क्या कहा आपने, फोल्डेड, दूसरा क्वेश्चन में, नाउ द वायर इज फोल्डेड so that its area becomes double, as area becomes double its length becomes half, वो ये भी से भी आप निकाल सकेगा। in new situation R2 is nothing, rho into L/2 2A, R2 is nothing but what, 2 to 4, rho into L/A, R2 is nothing, R/4, that is in this situation resistance becomes 1/4 of the previous value, 1/4 of the previous value, 1/4 of the previous value। बाबू समझ में आ गया, तो आपने क्या देख लिया, R2 इक्वल टू R/4। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या कहते हैं, तनी डायरेक्ट इससे इतना हमने, आइए ध्यान दिया जाए, एक नया फॉर्मूला बाबू को गढ़ते हैं और डायरेक्ट मिसकंसेप्शन कैलकुलेशन से बचाते हैं। जैसे नॉर्मली आपको क्या है,
R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है बाबू का। मैं बताया था कि वायर को खींचने से, कंप्रेस करने से, खींचने से, फोल्ड करने से कभी वॉल्यूम पर चेंज नहीं होता है। तो ध्यान देगा बाबू। तो बाबू जानता है V बराबर क्या होता है, ए एल। तो ध्यान देना है यहाँ। तो डायरेक्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं होता बाबू को, फट से बताता 4 टाइम्स। जैसे हाफ बताया, डबल बताया या हाफ बताया, उस केस में 4 टाइम्स बताता। कैसे बताएगा भाई? तो V इक्वल टू एल, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट। तो एल इज नथिंग, हाँ, तो एल इज नथिंग क्या होगा, ए इज नथिंग बट व्हाट, V बाई एल। आइए अब इस फॉर्मूला को बदल देते हैं हम, रो इंटू एल बाई V बाई एल। आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं रो बाई V इंटू क्या है, एल स्क्वायर। अब देखिए तो R रो बाई V इंटू एल स्क्वायर, क्या समझा दे, क्या देखा बाबू? फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, रो बाई V इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट। रो बाई V जब कांस्टेंट हो गया, पहले हम आपको एक रेडीमेड फार्मूला दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस, या समय बचाने के लिए मैं दे रहा हूं। तो R इज नथिंग बट व्हाट, रो बाई V इंटू एल स्क्वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो एल को डबल कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। यानी बाबू क्या देखेगा, R1 अपॉन R2 इज नथिंग L1 स्क्वायर बाई, यानी R1 अपॉन R2 इज नथिंग बट व्हाट, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो रेजिस्टेंस को दुगना करेंगे, लेंथ को दुगना करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स। फिर आते हैं किस पर, एरिया वाला भी आप क्या किए थे, थोड़ा कैलकुलेशन में लाए थे आप, कैलकुलेशन लंबा लिए थे आप, यानी कैलकुलेट करना पड़ा। डायरेक्ट देखिए एरिया में भी वही, उसको भी आप यहीं से उठा सकते हैं। यहां पर जानते हो सिंस ए एल भी क्या है बाबू का, कांस्टेंट, तो एल बराबर क्या होगा बाबू का, V बाई ए। आइए तो R इज नथिंग बट व्हाट, रो टाइम्स एल बाई ए, एंड एल इज नथिंग बट व्हाट, रो टाइम्स V ए स्क्वायर। एल के V बाई ए लिखिएगा, ए पहले से है, ले भाई बाबू क्या देखा, R इक्वल टू रो V बाई, आप जानते हो कि ये तो कांस्टेंट है, तो बाबू के लिए क्या हो गया, ये सब एकदम स्पेसिफिक फार्मूला आपके लिए आ गया, बहुत कम बुक आपको दिया हुआ है ये वाला चीज। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर। यानी क्या देखे, एरिया को दुगना कर दिए, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज किया, R4 आ गया था बाबू का। यानी R1 अपॉन R2 इज नथिंग A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो सिंपल है एकदम। मैं इतना सर्जरी कर दे रहे हैं कि फिर आपको क्या होगा, इस फार्मूला के सर्जरी करने की जरूरत नहीं, एक्सट्रीमली सर्जरी किया हुआ फार्मूला है, फाइनली फार्मूला है। आपको खाली वहां पर क्या करना है, डेटा को डालना है और रिजल्ट प्राप्त करना है। एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नथिंग, व्हेन रेडियस बिकम्स हाफ, that is wire is stretched so that its radius becomes half, then what will be the change in resistance? So simple, आप देखो ध्यान से, A is nothing pi r square. In the new condition, in the new situation, your resistance is half of the initial value. This is nothing but what, pi r square by 4, pi r square. तो A dash is nothing, A बाई क्या है, A डैश इज नथिंग A बाई 4। A डैश कितना हो गया, A बाई 4, एरिया 1/4 हो गया। तो स्वाभाविक है कि L डैश आपका क्या होगा, 4L हो जाएगा। लेंथ कितना, एरिया अगर 1/4 हुआ, लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो इन द न्यू सिचुएशन दैट इज थर्ड, R3 इज नथिंग रो इंटू 4L बाई A बाई 4, R3 इज नथिंग बट व्हाट,
ऊपर जाएगा 4, 16 टाइम्स, दैट इज R3 is nothing, 16 times R. In this situation, resistance becomes 16 times the initial value. तो सिंपल था। अब आप वीडियो खोल लीजिए और देख लीजिएगा आंसर क्या है। ओके, आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर इसमें बहुत सारा चीज़ है रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस देखेंगे। इसके बाद जो बार बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रो इनहेरेंट प्रॉपर्टी इंटरनल, मैं इसको खोलूंगा। और सीबीएसई में 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आया था डेरिवेशन इसका। तो अगला वीडियो में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के विषय में डिटेल्स दिखाऊंगा। इसके बाद में फिर क्या है, रेजिस्टेंस इज नॉट यूनिक फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए गिवन कंडक्टर। किसी गिवन कंडक्टर रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या करें, अलग अलग इंड पर लगाएं। ठीक, तो अगले वीडियो में बहुत सारा चीज़ जानकारी लेकर के मैं उपलब्ध दूंगा। थैंक यू।